मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कई सारे बड़े सवाल कि कैसे आखिर घुटनों पर आ गया अमेरिका, अगर जानकारों की माने तो। ईरान ने कैसे इजराइल के सपनों पर पानी फेर दिया और छोटे छोटे हथियार सुपर पावर का टूट गया अहंकार। ये हुआ कैसे, कैसे वो रणनीति बनाई गई। अमेरिका का KC-135 भी धड़ाम हो गया। पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ईंधन पर क्या असर पड़ रहा है, फ्यूल की सप्लाई पर, फ्यूल मतलब खासतौर पर गैस और पेट्रोल, इसकी सप्लाई पर किस तरह से इसका असर पड़ रहा है, और आखिरकार कौन सी वो टेक्निक है, कौन सी वो रणनीति है, कौन सी वो टैक्टिस है ईरान की जिसने अमेरिका तक को सेफ एग्जिट के बारे में, क्विट के बारे में सोचने पर, इज्जतदार तरीके से बाहर निकलने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इजराइल को भी। इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका जितना शुरुआत में इसे आसान मानकर चल रहा था, अब उसे उतनी ही कठिन चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। 14वें दिन की बात कर ली जाए, युद्ध के 14वें दिन की बात कर ली जाए, ईरान से अमेरिका को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से जुड़ा जो KC-135 है, इसे स्ट्रेटो टैंकर कहा जाता है। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, ये रीफ्यूलिंग प्लेन है। ये रीफ्यूलिंग प्लेन पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया है। इस क्रैश की जो पुष्टि है खुद यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, जिसे आप सेंटकॉम के नाम से जानते हैं, उसने की है। 28 फरवरी से ये जो ऑपरेशन चल रहा है, उस दौरान ये स्ट्रेटो टैंकर जो है वो क्रैश हुआ है। सेंटकॉम जो है वो खुद इसकी पुष्टि कर रहा है कि ये क्रैश हुआ है। दरअसल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये क्या है? ये 28 फरवरी को अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। कैसे ये KC-135 जो है वो क्रैश हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस मिशन में 2 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर प्लेन लगे हुए हैं। इनमें से एक प्लेन पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि दूसरा सुरक्षित तरीके से लैंड करने में कामयाब रहा है। कोई भी सेना ये नहीं बोलती है कि वो क्रैश किया गया, उस पर हमला किया गया, अटैक किया गया। वो कहती तकनीकी खराबी है। यही सेंटकॉम की तरफ से भी कहा जा रहा है। ये क्रैश दुश्मन की गोलीबारी या अपनी सेना की फायरिंग की वजह से नहीं हुआ है। कौन कह रहा है? सेंटकॉम कह रहा है। इस दावे के बाद अंदेशा ये जताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान प्लेन में आई तकनीकी खराबी की वजह से ये क्रैश हुआ होगा। ये कौन कह रहा है? सेंटकॉम। लेकिन इस क्रैश के ठीक बाद एक दावा इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस नाम का एक ग्रुप है, उसकी तरफ से किया गया है। उसका ये कहना है कि उसी ने इस प्लेन को गिराया है। संगठन ने बाकायदा बयान जारी कर कहा कि उसने इराक की संप्रभुता और एयर स्पेस की रक्षा के लिए अमेरिकी प्लेन को निशाना बनाया है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, इसके क्रैश के साथ ही ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, उसमें क्रैश होने वाले अमेरिकी प्लेन की जो संख्या है, विमानों की जो संख्या है, वो बढ़कर 4 हो जाती है। इनमें से 3 F-15E, इनका नाम है स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन, ये पहले ही नष्ट हो चुके हैं। इस गंभीर घटना के बीच अच्छी बात ये भी रही कि जो पायलट थे वो उन्होंने सेफ एग्जिट ले लिया और वो सुरक्षित बच गए हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन में जो 6 क्रू मेंबर थे वो वक्त रहते इजेक्ट हो गए, बाद में उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू भी कर लिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? इसका जाना, इतनी बड़ी चर्चा, इतनी बड़ी खबर बन क्यों रहा है? KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, दरअसल ये आधुनिक हवाई युद्ध की रीढ़ अब इसे माना जाता है। क्यों? ये एक रीफ्यूलिंग प्लेन है। रीफ्यूलिंग कैसे? पेट्रोल भरवाना तो नीचे आने की जरूरत नहीं है, हवाई हवा में पेट्रोल भर देता है ये, ऐसा समझ लीजिए। मतलब आप अपनी दोपहिया गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं, पेट्रोल टैंक जाने की जरूरत नहीं, बगल में आएगा, ढल कनेक्ट होगा, पेट्रोल भर देगा। तो ये जो रिफ्यूलिंग प्लेन है, ये हवा में ही लड़ाकू प्लेन और जो बम वर्षक हैं उन्हें फ्यूल मुहैया कराता है, ईंधन मुहैया कराता है। इसकी वजह से जो फाइटर जेट्स हैं वो लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। बार बार उन्हें नीचे लैंड करना और टेक ऑफ और लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर दुश्मन के ठिकानों पर वो लगातार हमला कर सकता है। ऐसे मिशन में कई प्लेन एक साथ काम करते हैं। हवा में ही ईंधन ट्रांसफर करने की जटिल प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, खासतौर पर युद्ध के दौरान जब 24 घंटे लगातार ऑपरेशन चलते हैं। इस तरह के जो टैंकर प्लेन्स हैं उनका रोल बहुत अहम हो जाता है KC-135 का। अब अमेरिका ने इससे पहले जो अपने F-15E फाइटर प्लेन है वो कहाँ खोए हैं? शुरुआती दौर में ही बड़ा झटका अमेरिका को लगा था और ईगल फाइटर प्लेन कुवैत के ऊपर क्रैश हो गया था। ये प्लेन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती हमलों का हिस्सा थे। इसके मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से इन्हें दुश्मन का प्लेन समझ लिया और इस भ्रम में कुवैत के एक
FA-18 हॉर्नेट, ये इसका नाम है कुवैत का, FA-18 हॉर्नेट फाइटर जेट ने अमेरिकी प्लेन पर फायरिंग कर दी। नतीजन तीनों जो F-15E प्लेन हैं वो मार गिराए गए। अमेरिकी वायुसेना के लिए ये तीनों क्रैश किसी बड़े झटके के तौर पर रहे हैं। इतना ही नहीं है कि सिर्फ जो रिफ्यूलिंग स्ट्रैटो टैंकर है उसका नुकसान हुआ है या F-15 का नुकसान हुआ है। ड्रोन बेड़ा है, ड्रोन की जो कैपेबिलिटी है अमेरिका की, उसमें भी उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि ईरान और इराक के ऊपर जो मिशन चलाए जा रहे हैं उस दौरान करीब करीब 11 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए हैं। दरअसल MQ-9 रीपर ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? दुश्मन के इलाके के भीतर जाकर, गहराई तक जाकर निगरानी करना और खुफिया जानकारी को जुटाने का काम करना, ये इनके लिए ज़रूरी, ये इनका मेन मकसद होता है। ऐसे मिशन में जोखिम ज़्यादा होता है, इसलिए वॉर जोन में उड़ान भरने वाले ड्रोन अक्सर निशाना बन जाते हैं। ये तो वहाँ के अपडेट्स हो गए, कैसे ईरान की रणनीति बदली है। मौत के आंकड़े भी जान लीजिए, कल भी हालांकि हमने आपको बताए थे। ये आंकड़े जो आते हैं ये अलग अलग वहाँ के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ने के बाद हम आपके लिए एक कोशिश करते हैं कि प्यूरिफाइड डाटा बन सके। तो ईरान में अब तक करीब करीब 1500 लोगों की जान चली गई है, लेबनान में 600, इराक में 15, कुवैत में 6, बहरीन में 2, UAE में 6 और इजराइल के 15 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका के भी 8 सैनिक अब तक मारे गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का दुनिया पर फ्यूल संकट, और दुनिया उस फ्यूल संकट से निपटने के लिए कर क्या रही है? जंग के चलते दुनिया भर में ईंधन की हो गई भारी कमी। इसकी वजह है जो इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है, होर्मुज स्ट्रेट, वो बंद है। बीच में बातें कही गई कि इनके लिए खोल दिया गया, उनके लिए खोल दिया गया, तब ये साफ किया गया है ईरान की तरफ से कि कहीं कोई कुछ नहीं खुला है। तो दुनिया भर में जो ईंधन की कमी आई है, कैसे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और हालात संभालने के लिए देश क्या कर रहे हैं। कोई अपनी ऊर्जा की खपत कम कर रहा है, कोई अपने रिजर्व से तेल निकाल रहा है, नई ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो तलाशे जा रहे हैं। अलग अलग देशों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अमेरिका ने दुनिया भर के जो देश हैं उन्हें 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दे दी है। रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, यही कहता था अमेरिका, अब कह रहा है 30 दिन और खरीद लो। पाकिस्तान ने खर्च घटाने के लिए स्कूल बंद करने और वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम लागू कर दिए हैं। बांग्लादेश सरकार को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लिमिट तक लागू करनी पड़ी है। लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि AC कम चलाएं, लाइट बंद रखें और गैर ज़रूरी यात्रा ना करें। ऑस्ट्रेलिया में किसानों को ईंधन की कमी ना हो, इसलिए सरकार ने अपने स्टॉक से 762 मिलियन लीटर पेट्रोल डीजल निकाल लिया है। ईंधन के नियमों में कुछ समय के लिए ढील दे दी गई है। थाईलैंड में ईंधन की कमी से निपटने के लिए सरकार ने वर्क फ्रॉम होम और लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। एक और वहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई कि जो AC है वो 26-27 अंश सेंटीग्रेड पर चलाया जाए। ऐसे नियम लागू किए गए हैं ताकि ऊर्जा की खपत कम हो सके। जापान में PM ताइकाची ने बताया कि सोमवार से जापान के रिजर्व से 80 मिलियन बैरल तेल निकालना शुरू किया गया है और करीब करीब 45 दिन की जो उनकी ज़रूरत है वो इससे पूरी हो जाएगी। साउथ कोरिया ने लगभग 30 साल में पहली बार तेल की कीमतों की ऊपरी सीमा, कैप इसे कहते हैं, वो तय कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ईंधन की सप्लाई के मामले में पहले से ही बहुत कमज़ोर है। स्थितियाँ वहाँ पर और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। इसके अलावा स्पेन, नॉर्वे, चीन। अब इन देशों को क्या उम्मीद है कि जो नवकरणीय ऊर्जा में उन्होंने निवेश किया था बहुत पहले, अब उन्हें उसका प्रॉफिट मिलने जा रहा है। ये स्थितियां हैं, कैसे इस युद्ध के चलते ये स्थितियां बनी हैं और कैसे उससे निपटने की कोशिश हो रही है, ये हमने आपको बताया है। ईरान ने आखिर ये समीकरण बदल कैसे दिए, किस तरह से ये समीकरण चेंज होते रहे कि नौबत यहां तक आ गई कि अब इजराइल, अमेरिका ये सेफ एग्जिट की बातें करने लगे। पिछले 14 दिनों से युद्ध चल रहा है। पिछले साल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन वो 12 दिनों में खत्म हो गया था। इस बार ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल ईरान चाह भी यही रहा था कि ये युद्ध इस तरह से चलता रहे। उसकी रणनीति शुरुआत से युद्ध को लंबा खींचने की थी और अमेरिका को लग रहा था वो जाएगा, बम बरसा के चला आएगा फट से, जैसा मादुरो के साथ किया, जैसा इससे पहले किया, जैसा लादेन के वक्त पे किया गया, स्ट्राइक टाइप का, वो हो नहीं पाया। ईरान ने अब ऐसे हथियारों से हमले करने शुरू कर दिए हैं जो आयरन डोम को भी फेल कर रहे हैं और इजराइल को बम्पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वही हथियार है जिनका इस्तेमाल कभी खुद इजराइल दुश्मनों पर किया करता था। क्या है ये बला? ये है क्लस्टर बम। क्लस्टर बम एक मिसाइल के अंदर मौजूद सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं। जब मिसाइल आसमान में फटती है तो ये दूर तक फैल जाते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं।
रात में जब इन हथियारों से हमला होता है तो आसमान में अचानक से दर्जनों चमकीले नारंगी रंग की एक रोशनी दिखाई देती है। ईरान अमेरिका युद्ध में ये हथियार ही अब इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन बन गए हैं। कितने बम एक साथ गिराए जा सकते हैं? इजरायली दूतावास ने भी इसे लेकर, भारत में जो इजरायली दूतावास है उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और जानकारी दी है कि कितना खतरनाक है। इजराइल की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया कि ईरानी शासन इजरायली नागरिकों पर क्लस्टर बम दाग रहा है। नागरिकों के खिलाफ इसका जानबूझकर और बार बार इस्तेमाल दर्शाता है कि ईरानी आतंकी शासन नागरिकों की अधिकतम मौत और नुकसान उन्हें पहुंचाना चाहता है। ठीक, हर बम में करीब करीब 5 किलोग्राम तक विस्फोटक होता है। आमतौर पर एक मिसाइल में 24 छोटे बम हो सकते हैं, लेकिन जो ईरान की खुर्रम शहर है उसमें यह संख्या, ये दावा की जा रही है कि 80 तक पहुंच जाती है। आमतौर पर 24 ही बम, छोटे छोटे क्लस्टर बम आप डाल सकते हैं 4-4, 5-5 किलो के, लेकिन खुर्रम शहर 80 ऐसे बम लेकर जा सकती है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इनका मकसद बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाना होता है। ऐसे हमलों में ये जो बम है वो 8 से 10 किलोमीटर तक के इलाके में पूरा फैल जाते हैं। इनका कोई तय निशाना नहीं है। घर पे, सड़क पे, पार्क में, कारोबारी इलाके में, नॉर्मल जगह पर, कहीं पर भी ये गिर सकते हैं। इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से पहले चेतावनी के लिए बाकायदा सायरन बजा दिया जाता है। लोगों से शेल्टर में जाने के लिए उनको वक्त मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद खतरा बना रहता है। पिछले हफ्ते तेल अवीव के बाहरी इलाके में एक ऐसे ही बम से 2 लोगों की जान चली गई। दोनों ये मजदूर थे और हमले के वक्त ही किसी सुरक्षित जगह पर नहीं थे। इसी तरह के हमले में कई लोग घायल भी हुए। एक बात और है कि क्लस्टर बमों को लेकर इजराइल पर भी आरोप लगे थे। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवीय कानून है, ह्यूमन राइट्स हैं, वो इसे बहुत विवादित हथियार मानते हैं। ये बिना भेदभाव के बड़े इलाके में गिरता है, आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से आबादी वाले इलाकों में इनके इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई जाती रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल पहले भी ईरान की तरफ से ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बता चुका है। इजराइल पर भी 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान क्लस्टर बम इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। इजराइल ने उस समय ये माना था कि उसने ऐसे हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन कैसे किए? नियमों के दायरे में रहकर किए। ये हर बार हथियारों का इस्तेमाल जो इजराइल है वो नियमों के दायरे में रहकर ही करता है। अब इसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये लोगों को जान माल का नुकसान पहुंचा रहा है और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर दे रहा है, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। लोहे का डोम, रक्षा कवच, फलाना ढेलमा का, उसे ही अंधा कर रहा है। ईरान की तरफ से दागी गई जो आधी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो क्लस्टर म्यूनिशन उसमें लगे हुए हैं। इजराइल की जो एयर डिफेंस प्रणाली, उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। दरअसल जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो ज़्यादातर बड़ी मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट करती है और नष्ट कर देती है, लेकिन जब एक मिसाइल छोटे छोटे बमों में बदल जाएगी तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो लाखों से करोड़ों खर्चा आता है एक को रोकने का। अब आप कह रहे हो खुर्रम शहर ने 80 बम फेंक दिए एक साथ, कैसे रोकोगे? नहीं रोक पाए तो जानमाल का नुकसान, और रोक लिए तो पैसे का नुकसान। संख्या इनकी ज्यादा होती है, आकार छोटा होता है, गिरने का समय भी इनका बहुत कम होता है। ईरान इस तकनीक का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि इजराइल की रक्षा प्रणाली को पार किया जा सके, कंफ्यूज किया जा सके। कई बार ऐसा भी होता है कि मिसाइल को हवा में रोक लिया जाता है, लेकिन उससे पहले ये क्लस्टर बम, छोटे छोटे बम निकल चुके होते हैं। ईरान ने यह रणनीति बदली है। इन छोटे बमों को इजराइल के आयरन डोम प्रणाली से रोका जा सकता है, लेकिन हर बार ये संभव ही नहीं है ना। एक खुर्रम शहर निकली, 80 बम फेंक कर वो चली गई। उसी टाइम उधर जो लेबनान से हिजबुल्लाह है वो बिल्कुल लय में हमले कर रहा है। फिर दूसरी खुर्रम शहर आई, 80 बम फोड़ के चली गई। क्या करोगे? विशेषज्ञों का कहना यह है कि इन बमों का इस्तेमाल सिर्फ सैन्य नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, लोगों में डर फैलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इजराइल की सेना और होम फ्रंट कमांड अब लगातार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। सायरन बंद होने के बाद भी कुछ समय तक बम शेल्टर में ही रहें, क्योंकि छोटे बम देर से भी गिर सकते हैं। लोगों को यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बिना फटा बम दिखाई दे तो उससे दूर रहें। ईरान अब धीरे धीरे थकाने वाली रणनीति यानी वार ऑफ अट्रिशन पर अपना काम कर रहा है, यानी कम मिसाइलें, ज्यादा से ज्यादा डर, ज्यादा से ज्यादा नुकसान। एक ही मिसाइल लाखों लोगों को बंकर में जाने पर मजबूर कर रही है। इजराइल को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है इजराइल को, और खर्चा हमने आपको बताया 2 तरीके से खर्चा पड़ रहा है ना, लाख रुपए से करोड़ रुपए तक। 3 रक्षा प्रणालियां उसके पास है, उसको लेकर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। 3 रक्षा प्रणालियां हैं, लाख से खर्चा शुरू होता है, करोड़ तक जाता है एक को इंटरसेप्ट करना और उसे डिस्ट्रॉय करने में। आपने लियर धड़ाम से 80 बम फेंक दिए, मार बम फेंक फेंक के धुआं धुआं कर देंगे। मनोज वाजपेयी का डायलॉग याद है?
बस ईरान इसी डायलॉग के हिसाब से काम कर रहा है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।